मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो चलिए बढ़ते हैं, इंटरैक्शंस ऑफ प्रोटीन को समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है। बायो वर्ड इसलिए है क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस है। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मायो मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि एमिनो एसिड से बना हुआ है और एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो 4 पॉइंट जो आपके आंसर में होना चाहिए। पहला, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल। दूसरा, ये एमिनो एसिड्स है। और तीसरा, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और ये इसका जो एंटायर स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसके लिए ये जरूरत होता है। वो है एंजाइमेटिक कैटालिसिस, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग और रेगुलेशन। इन सब में आपको जरूरत होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। प्रोटीन के पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ये इसका यूनिक फीचर है। अब अगर हम प्रोटीन को ऑर्गेनाइज करें तो इसमें 4 लेवल आता है। पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, चौथा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर है लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, जहां हम एमिनो एसिड्स को सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ पाते हैं और वो सीधा सा एक स्ट्रैंड सा बना रहता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर इसमें लोकल फोल्डिंग हो जाए या दो चेन आपस में जुड़ जाए तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स दिखता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि ओवरऑल 3 डायमेंशनल कॉन्फर्मेशन की बात करते हैं, जहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस हो सकता है और पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर अब एक कॉम्प्लेक्स या मोर कॉम्प्लेक्स देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड यूनिट एक साथ जुड़ता है तब बनता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब इसका स्टेबिलिटी और जो फंक्शन है ये डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल इंटरैक्शंस के बेसिस पे। तो चलिए बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो हर एक एमिनो एसिड्स में एक आर चेन होता है और ये आर चेन का मॉलिक्यूल ही डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है एम्फोटेरिक नेचर। क्योंकि प्रोटीन्स के हर एक एमिनो एसिड्स में एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप होता है, इसीलिए प्रोटीन में दोनों एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने के कारण ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों जैसे काम कर सकते हैं, इसीलिए ये एग्जिस्ट करते हैं एज स्वीटर आयंस अलग अलग पीएच पे। किसी पीएच पे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, किसी पीएच पे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये इस नेचर को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम पी आई से नोट करते हैं, ये एक ऐसा पीएच है जहां पे प्रोटीन का नेट चार्ज 0 हो जाता है। और जब प्रोटीन का चार्ज 0 हो जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है और ये प्रेसिपिटेट करने लगता है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर आते हैं सॉल्युबिलिटी। अब हर एक प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी 3 चीजों पे निर्भर करती है। पहला है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है आयनिक स्ट्रेंथ। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होता है और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो सॉल्युबिलिटी में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है: पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ। और ग्लोबुलर प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी पानी में होती है जबकि फाइब्रस की नहीं होती है। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब है
जो प्रोटीन का कन्फर्मेशन है, जिस भी कन्फर्मेशन में वो है, उसको बदल देना, और जिसके कारण उस प्रोटीन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। अब ये प्रोटीन डीनेचुरेशन होता क्यों है? क्योंकि हम जब उसका कन्फर्मेशन को चेंज कर देते हैं तो प्रोटीन के एक्टिव साइट्स या लोकेशंस जो है वो उसका कन्फर्मेशन या स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिसके कारण उसमें जिस सबस्ट्रेट को बाइंड करना है वो बाइंड नहीं कर पाता है। तो अगर आपको डीनेचुरेशन करना है तो आपको क्या चेंज करना होगा? पीएच, हीट या फिर केमिकल्स। अगर आप हीट कर दे, पीएच बदल दे या केमिकल्स चेंज कर दे, केमिकल से ट्रीट कर दे, तो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और कभी कभार प्रोटीन में का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी टूट जाता है केमिकल रिएक्शन से। बफरिंग कैपेसिटी, क्योंकि प्रोटीन्स में अमीनो और बेसिक कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है और वो ज्विटर आयन है, इसीलिए प्रोटीन जो है वो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे प्रोटीन्स बफर जैसे भी काम करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो प्रोटीन्स है वो प्लेन लाइट को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में क्षमतम है, और जब सक्षम है इसीलिए ये इसमें जो अमीनो एसिड होता है उसका जो चिरल कार्बन है उसी कार्बन के बेसिस पे ये मूवमेंट शो होता है। केमिकल रिएक्टिविटी, अब अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो साइड चेन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फॉस्फोराइलेशन, ये तीनों चीज पॉसिबल है क्योंकि आर ग्रुप में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब आते हैं फिजिकल इंटरैक्शन। फिजिकल इंटरैक्शन जो है ये नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन है, और इसमें कहीं कहीं पे कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, और ये इंटरैक्शन प्रोटीन फोल्डिंग में, स्टेबिलिटी और फंक्शन में हेल्प करता है। सब अब आते हैं शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन। शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन में कौन कौन से आते हैं? शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन तब होता है जब अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रोटीन के काफी पास पास में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और लोकल स्टेरिक इंटरैक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है और ये लोकल फोल्डिंग को, पैटर्न्स को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आयनिक इंटरैक्शंस, इसमें हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस जो है वो चार्ज अमीनो एसिड्स के बीच में होता है। अगर आप अमीनो एसिड का डिटेल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और एरोमेटिक, इस तरह से 5 मेजर ग्रुप्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस के लिए अमीनो ग्रुप्स को, अमीनो एसिड्स को ग्रुपिंग की जा चुकी है। तो अगर आप चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वह उसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करता है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होना है तो चार्ज ग्रुप जो कि ऑपोजिटली चार्ज है वो पास आते हैं और उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, लाइसिन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ग्लूटामेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में सॉल्ट फॉर्मेशन का स्टेप्स होता है। इंपॉर्टेंस, ये टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रोटीन फोल्डिंग और बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस। ये वीक इंटरैक्शंस है जिसमें टेम्पररी डाइपोल्स बनता है, ये बहुत ही वीक है इंडिविजुअली, पर अगर बहुत सारे वॉन्डर वॉल फोर्सेस है या वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स है तो उसका टोटल समेशन आपको कुछ स्ट्रेंथ वाले बॉन्डिंग को या स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स को दे सकते हैं। आप खुद ही समझिए, जैसे डीएनए में बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, 2 स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें उतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है इसीलिए डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है, पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कम होता तो स्टेबिलिटी कम हो जाती। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो ये टाइट पैकेजिंग में बहुत हेल्प करता है और ये
फोल्डेड स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड। तो ये बेसिकली होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के बैकबोन्स में, और साइड साइड चेन्स के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलता है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में यूज होता है, और ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के शेप को मेंटेन करके रखता है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में नॉन पोलर एमिनो एसिड रेसिड्यूज जो है, नॉन पोलर एमिनो एसिड के रेसिड्यूज वाटर को दूर भगाते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि ये वाटर हेटिंग होते हैं, इसीलिए वाटर के प्रेजेंस पे ये सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसीलिए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से ये सारे जो अमीनो एसिड्स है वो प्रोटीन के इनर साइड में घुस जाते हैं, जहां पे वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा। और पोलर जो रहता है वो आउटर साइड में रहता है, जो वाटर से इंटरैक्ट कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन फोल्डिंग के लिए। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में हेल्प करता है। इंटरैक्शंस इन प्रोटीन फोल्डिंग, इसमें कौन कौन से कंबाइंड इफेक्ट में काम करते हैं? तो सबसे पहले आता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्टिंग इनिशिएट फोल्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेबलाइज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जो है वो रिफाइनिंग करता है, और वॉन्डर वॉल जो है वो ऑप्टिमाइज करता है। फिर से ध्यान से समझिए, जब प्रोटीन में फोल्डिंग स्टार्ट होना है तो बनता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। जब उसको स्टेबल करना होता है तो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर से उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होते हैं, और वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस फाइनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। तो प्रोटीन जो है वो प्राइमरी जिस भी कन्फर्मेशन में हो उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, और नेचुरली भी बहुत सारे प्रोटीन इस तरह से मॉडिफाई होते हैं। प्रोटीन जब फोल्डिंग करता है तो वो एक नेटिव कन्फर्मेशन में जाता है। अगर इसमें मिस फोल्डिंग हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे कि अल्जाइमर है, पार्किंसंस है। ये सारे प्रोटीन मिस फोल्डिंग के कारण हुई होती है। पर आप इसके प्रोटीन को सुधार नहीं सकते, इसीलिए आपको ट्रीटमेंट एज पर सिम्टम्स ही आगे करना होता है। पर रूट कॉज है प्रोटीन की मिस फोल्डिंग। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटरैक्शंस, ये सबको हम स्टडी कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रोटीन इंटरैक्शंस में, प्रोटीन में बॉन्ड्स फॉर्मेशन में। इसमें हायर लेवल्स ऑफ बॉन्ड्स भी बनते हैं, लोअर लेवल ऑफ बॉन्ड्स भी बनते हैं। लोअर लेवल मतलब जिसमें स्टेबिलिटी कम होती है, हायर लेवल मतलब जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हायर लेवल में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल होगा। जबकि लोअर लेवल्स में अगर वीक बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। तो इस तरह से बॉन्डिंग के तरह प्रॉपर्टीज, अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज के कारण एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर या फाइनल कंफर्मेशन डिसाइड होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल में वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।